नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते कल के प्रश्नों की तरफ। कल का सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कोवैक्सीन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हो जाता है ए यह कोविड-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन है जिसे ट्रायल के लिए अनुमति मिली, बिल्कुल सही हो जाता है। यह भारत बायोटेक द्वारा बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। आईसीएमआर के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने इसका निर्माण किया है। तो यानी सी ऑप्शन दोनों सही हो जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साझा उपक्रम के रूप में खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भूटान वह देश है जिसके लिए खोलंगछू जल विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर हुआ है। पीएम स्वनिधि पोर्टल किससे संबंधित है। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स योजना। तो ये फेरी वाले और ठेले वालों के लिए 10,000 रुपये तक का बिना सिक्योरिटी का लोन जो है मिलने की व्यवस्था है, तत्काल लोन। ये इस पीएम स्वनिधि योजना है, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने आज के समाचार पत्र की तरफ। तो हमारे समाचार पत्र में सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोर इंडस्ट्री आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट फॉर थर्ड मंथ। तो कोर इंडस्ट्री क्या होती है। हमारा कोर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिन पे सारी अदर इंडस्ट्री पूरा डिपेंडेंट होती है। तो ये 8 होती हैं संख्या में। कौन कौन सी होती हैं। कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मूलभूत इंडस्ट्री है जिसके ऊपर बाकी इंडस्ट्री डिपेंडेंट रहती है। तो अभी क्या हुआ है कि जो हर तीसरे माह जो है हमारी आर्थिक गतिविधियों का आंकड़ा उपस्थित होता है। तो आपका जो है आंकड़े आए हैं, तो आंकड़े में जो है क्या हुआ है, आपका बताया गया है कि जो अब फिर से तीसरी बार जो ऐसा हुआ है कि 7 पॉइंट मतलब फर्टिलाइज़र को छोड़ के बाकी सभी 7 कोर सेक्टर उद्योग में गिरावट देखने को मिली है। तो ये संकेत है, इसका मतलब आर्थिक गतिविधि हमारी पूर्ण अपनी क्षमता से नहीं चल रही है बल्कि नेगेटिव जोन में जा रही है। हालांकि अब लॉकडाउन जो है अनलॉक में स्टार्ट हो गया है, अब गतिविधियाँ स्टार्ट हो गई। जो आगे के आंकड़े आएंगे तो संभावना ऐसी है कि वो आंकड़े सकारात्मक दिशा में आएंगे। अगली न्यूज है हमारी, फ्री फूड ग्रेन स्कीम टिल नवंबर। तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी, उसमें हमने कल न्यूज में देखा था कि इसको बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। इस पर अभी केंद्र ने चुप्पी साधी है। तो अभी कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि जो 80 करोड़ लोगों को जो बेनिफिट पहुंचा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको अब नवंबर तक को एक्सटेंड कर दिया गया, यानी अगले 5 महीने और जारी रहेगी। तो ये बात बताई। इसमें ये भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो हमारा ब्रिटेन है, ब्रिटेन की 12 गुना जनसंख्या के यानी 80 करोड़ जनसंख्या को जो है भारत में इससे लाभ पहुंचाया गया है। अगली न्यूज है, बैंड एप्स विल गेट चांस टू सेंड दियर क्लैरिफिकेशंस। तो जो एप्लीकेशंस बैन किए गए 59 चाइनीज एप्लीकेशंस, उनको मौका दिया जाएगा कि अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को वो नोटिफिकेशन दें, एक मतलब नोट दे दें कि हम अभी बैन है, क्या चीज़ उनको जो भी कहना हो लास्ट इंटरेक्शन का अवसर दिया जाएगा। अगली जो कॉर्प्स कमांडर्स होल्ड टास्क इन चुशुल। तो जो चुशुल क्षेत्र है लद्दाख में, यहाँ पर दोनों देशों के, भारत और चीन के कॉर्प्स कमांडर आपस में वार्ता कर रहे हैं। इससे पहले भी मोल्दो क्षेत्र है जो चाइनीज क्षेत्र में आता है, मोल्दो, वो उस वहाँ पर भी वार्तालाप हुई थी। तो चुशुल और मोल्दो, ये आपका प्रश्न आ सकता है कहाँ संबंधित है। तो भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित है। जो चुशुल क्षेत्र है लद्दाख क्षेत्र में आता है, मोल्दो चीन के अधिकार में आता है, ये चीज़ है। तो अभी क्या हुआ है, जो चीन है वो भारत के क्षेत्र में अतिक्रमण किया हुआ है। अभी उसी पे वार्तालाप जो है चल रही है। ये चीज़ आप कई दिन से ट्रैक ही कर रहे होंगे। अगली न्यूज, शार्प फॉल इन रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कोविड केसेज। तो नॉन कोविड 19 केसेस की रिपोर्टिंग कम हुई है। तो मतलब क्या हुआ है कि जैसे बहुत से ऐसे केस रहे थे जो मतलब कोविड-19 नहीं थे तब भी रिपोर्ट कर दिए जाते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है उसको काफ़ी कंट्रोल किया गया है। ये कोविड-19 रिलेटेड न्यूज़ थी। अब आपकी हम चलेंगे अपनी अलग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी, 3 मोर ड्रोन इन असम डीलर्स। तो असम में अभी बाढ़ आई है। क्यों बाढ़ आई है, ब्रह्मपुत्र नदी में जो है मानसून के समय में देखिए पानी का बहाव और हो जाता है। क्यों बहाव जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का स्रोत 2 है। एक तो आपका ग्लेशियर के पिघलने से, दूसरा बरसात से। तो बरसात होने से अभी पानी और बढ़ गया है, और वहाँ पर जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से उतरती है अचानक ही मैदान पा जाती है। तो वो नदी का विस्तार जो है लेंथ के बजाय, गहराई में जाने के बजाय दाने अपने दोनों तरफ हो जाता है। इससे काफ़ी बाढ़, हर वर्ष बाढ़ आती है। तो अभी जो है 3 लोगों की और मृत्यु हो गई, और वाइल्ड एनिमल्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे वहाँ पर काफ़ी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, जैसे आपका वहाँ पे राइनोसेरस एक जो है, राइनोसेरस आप जो देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वहाँ का वो वाइल्ड लाइफ जीव है। तो इसको भी काफ़ी प्रभावित होना पड़ रहा है ये, जिसकी वजह से। अब हम चलेंगे अपनी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, कोविड-19 शैडो ऑन आषाढ़ी एकादशी। तो आषाढ़ी एकादशी पर कोविड-19 की छाया पड़ी है। आषाढ़ी एकादशी क्या है, एक समुदाय है जो है वरकारी समुदाय। वरकारी समुदाय जो विट्ठल देव या विठोबा भगवान की पूजा करता है। तो इसमें एक त्यौहार होता है आषाढ़ी एकादशी। इसके तहत क्या होता है
कि पालकी प्रोसेसन होता है। पालकी प्रोसेसन में क्या होता है कि जो विट्ठल देव की चरण पादुका है उसको जो है लेके जाया जाता है कहाँ पे, मतलब सभी जितने भी श्रद्धालु हों वो उस विट्ठल देव की चरण पादुका को पंढरपुर लेके जाते हैं। पंढरपुर माना जाता है कि उनका जन्म स्थान है, यानी वहीं पर उनका निवास है, जो विट्ठल देव या विठोबा भगवान है। तो चरण पादुका को कुल से ले जाके खूब भारी सी भीड़ भारी भीड़ में लोग जाके प्रत्येक वर्ष को ले जाते थे। लेकिन अभी कोविड-19 है तो इसलिए जो है, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए कुछ बसों से जा रहे हैं, बहुत लिमिटेड अमाउंट में नंबर्स में लोग जा रहे हैं। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि जो वरकारी समुदाय का एक प्रोसेसन होता है, पालकी प्रोसेसन, पालकी यात्रा, उसको कोविड-19 की प्रभाव उस पर भी देखने को मिला है, ये चीज़ बताया गया। अब अपनी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जाती है, सीरियसली कंसर्न बाई बैन ऑन एप्लीकेशंस चाइना। तो चाइना के जो वो हैं प्रवक्ता हैं झाओ लिजियान, तो उन्होंने कहा है कि जो इंडिया ने चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन हुआ है काफ़ी समस्या की बात है, अपनी आपत्ति जताई है। अब एक इंटरव्यू छपा है, एक जो आर्मी के जनरल हैं, आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, कर्नल हैं, तो इन्होंने बताया है कैसे पैंगोंग त्सो पे क्या स्थितियाँ हैं। तो इनसे सबसे पहले पूछा गया है कि अभी इस समय क्या समस्या है, मतलब अभी क्या समस्या वहाँ पर। तो बता रहे हैं कि जैसे जो पैंगोंग त्सो लेक है वो चारों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई है। तो उसमें फिंगर जैसे मतलब प्रोजेक्शन है, यानी दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है वो उंगलियों के जैसे उसमें जगह रहता है, बीच में झील का पानी जो है उधर फैला रहता है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है। तो सारे एरिया को फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 5 ऐसे करके इसको डिवाइड किया गया है। तो देखिए चाइना, जो चाइनीज़ आर्मी है, चाइनीज़ पीपल्स हैं, वो मानते हैं कि हमारा जो एरिया है फिंगर 4 तक है, जबकि इंडिया मानता है कि हमारा फिंगर 8 तक का है। तो दोनों को जो है ये समझने में अंतर रहता है, मिस इंटरप्रिटेशन है, यानी कि हम जो समझते हैं वो चाइनीज़ उसकी दूसरी सीमा समझते हैं, हम दूसरी सीमा समझते हैं। इसी वजह से आए दिन जो है विवाद होता रहता है। तो इनसे पूछा गया है कि अभी क्या समस्या है। तो समस्या ये है, जो चाइनीज़ आर्मी है वो फिंगर 4 तक रोड प्रोजेक्ट बना चुकी है, लेकिन जबकि हम फिंगर 3 तक ही हैं। तो फिंगर 3 के आगे हमको जो जाना होता है तो हम पैदल हमारी सेना जाती है, लेकिन उनकी सेनाएं फिंगर 4 तक डायरेक्ट रोड से आ जाती हैं। तो इसलिए चाइनीज़ को थोड़ा सा एडवांटेज है। तो अभी बोल रहे हैं कि इस समय क्यों जो है इस समय हो रहा है ये जो फेस ऑफ है। तो बता रहे हैं कि देखो ठंडी के समय में क्या है, ठंडी के समय काफ़ी समस्या की बात होती है, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर वहाँ पर बर्फबारी जाती है। तो दोनों सेनाएं जो है वहाँ पर बहुत टफ होता है, तो इसलिए ठंडी के समय सेनाएं बहुत आगे नहीं बढ़ती, ना ही ज़्यादा गश्त होती है, इसलिए समस्या भी नहीं होती है। जबकि गर्मी के समय क्या होता है, सेनाएं फ्रंट फुट पे आमने सामने आ जाती है, तो इसलिए गश्त बढ़ती है, और ये फेस ऑफ भी अक्सर गर्मी में ही होता है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है। तो अब कह रहे हैं इंडिया के पास क्या ऑप्शन है। तो बता रहे हैं ये कि देखिए जो युद्ध का ऑप्शन है ये तो सबसे लास्ट ऑप्शन है, ये कोई भी वाइजफुल ऑप्शन नहीं हो सकता है। हालांकि संभावना ऐसी है कि जैसे गर्मी बीतेगी ठंडी आएगी फिर से, तो वहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी और अपने आप ही सब लोग वापस जाएंगे, क्योंकि ठंडी के समय में वहाँ बॉर्डर से पीछे चले जाते हैं। तो जब पीछे जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब तक खुद ही फेस ऑफ खत्म हो चुका रहेगा। तो ये चीज़ बताया गया है। तो लेकिन बताएं कि अब आगे क्या किया जाए ऐसी फेस ऑफ ना हो। तो उसके लिए बताएं कि जो है एक नो पेट्रोलिंग जोन डिफाइन करना चाहिए लोगों को, या एक ऐसा क्षेत्र जो है बॉर्डर के पास, जो LAC उसके पास एक ऐसा क्षेत्र डिफाइन करना चाहिए कि जिससे ना भारत की सेनाएं वहाँ पर जाएँ, ना ही चीन की सेनाएं वहाँ पर जाएँ। इससे नो पेट्रोलिंग जोन रहेगा तो नो कॉन्टैक्ट होगा, यानी दोनों सेनाओं के बीच में कॉन्टैक्ट भी नहीं होगा। इससे क्या होगा, फेस ऑफ की संभावना कम हो जाएगी। तो ये चीज़ बताया है पैंगोंग त्सो लेक पे क्या स्थिति है, क्या भारत कर सकता है, क्या कमियां हैं, और कैसे अभी आगे ऐसी स्थिति न जनरेट हो तो क्या उसका उपाय बताया जाता है। ये इस इंटरव्यू में बखूबी बताया गया है। अगली न्यूज़ है, पासवान वेलकम्स प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो रामविलास पासवान है जो हमारे, ये आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने इसकी काफ़ी स्वागत किया इस निर्णय का कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तार किया गया है और 5 महीनों के लिए नवंबर तक अब जारी रहेगी। अगली जो हेल्थ वर्कर्स मस्ट गेट वैक्सीन फर्स्ट। तो जैसे आप जानते होंगे आज डॉक्टर्स डे है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अगर वैक्सीन जैसे भी डेवलप होती है सबसे पहले डॉक्टर्स को वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और काफ़ी प्रोन है, तो इसलिए सबसे पहली जो वैक्सीन मतलब दी जाएगी वो डॉक्टर्स को ही अवेलेबल कराई जाएगी। सेंटर टू फोकस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। तो जैसे लॉकडाउन लग गया है तो अभी नॉर्मल यानी कि जो कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन है वो एसेस नहीं किया सकता है, तो अभी जो है लैपटॉप्स मतलब प्लान किए गए हैं कि 40% कॉलेज स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिया जाएगा, और जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटी दी जाएगी, यानी कि ऑनलाइन जो है क्लासेस चलाने के लिए सब चीज़ें फैसिलिटी इनेबल्ड की जाएंगी ताकि एजुकेशन ईजिली एक्सेसिबल हो सभी के लिए। अगली न्यूज़ है, लॉ एंड ऑर्डर इज़ बेटर नागालैंड CM। तो नागालैंड के जो गवर्नर थे R. रवि,
तो उन्होंने जो है वहाँ के जो सीएम हैं उनको पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि नागालैंड में एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अभी नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है अभी काफ़ी बेहतर स्थिति में है। देखिए क्यों बेहतर स्थिति में है। 1997 में नागालैंड NSCN IM के साथ जो है एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके बाद जो है जो ये आपका एक्सट्रीमिस्ट धड़ा था, ये इसने हिंसक गतिविधियाँ काफ़ी कम कर दी हैं। इससे लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी कंट्रोल स्थिति में ये बताए हैं। अगली न्यूज़ है 39 पाकिस्तान ऑफिशियल्स रिटर्न होम। तो जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर है भारत में, उसको जो है आप पहले कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़े रहे होंगे कि इसमें भारत ने कहा था कि आप अपने 50% स्टाफ को कम कर लीजिए, क्योंकि जो है आवश्यकता से अधिक स्टाफ था, तो उन स्टाफ को पाकिस्तान इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया था। देखिए कई जो है जासूसी की खबरें भी आई थी, इसलिए कहा था भाई साहब आप ऐसा है अपने जो एक्स्ट्रा स्टाफ है उनको वापस बुला लीजिए। तो 29 पाकिस्तान ऑफिशियल्स जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर इंडिया में स्थापित है उसमें काम कर रहे थे, उनको पाकिस्तान वापस बुला लिया। और इसके प्रतिक्रिया में इंडिया ने भी 38 ऑफिशियल्स को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया है। अगली न्यूज़ के वेणुगोपाल गेट्स IAS एक्सटेंशन एंड अटॉर्नी जनरल। तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, उनको 1 वर्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो ये चीज़ ये तो मान लीजिए न्यूज है। इससे पॉलिटी से जो रिलेटेड एस्पेक्ट है उसको हम देखेंगे। तो पॉलिटी से क्या एस्पेक्ट रिलेटेड है कि ये आर्टिकल किस आर्टिकल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आपको ये चीज़ जो है समझना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी का प्रावधान मेंशन है। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हम चलेंगे अपनी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। रॉन्ग टू ब्लेम चाइना फॉर इंडिया नेपाल डिस्प्यूट्स। तो जो चाइनीज एम्बेसडर हैं नेपाल की, तो उन्होंने बताया है कि जो भारत नेपाल का संबंध है, जो भारत नेपाल में अभी जो है संबंधों में काफ़ी तीखापन आया है, तो उसके लिए चाइना को ब्लेम करना उचित नहीं है। तो जैसे कि देखिए नेपाल चीन के काफ़ी करीब आ रहा है, वो चीन के दम पर ही हमसे जो है हमारी तरफ आके दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं चीन इसके पीछे है, तो जाहिर सी बात है चीन को ब्लेम कर रही है इंडिया। तो उसके प्रतिक्रिया में चाइनीज एम्बेसडर ने कहा है नेपाल में कि जो है इसके पीछे भारत नेपाल के संबंधों में जो तीखापन है उसकी वजह चाइना नहीं है, ये चीज़ बताया है। और बल्कि नेपाल का पक्ष ले रही हैं, और ये सत्य नहीं है वो तो अपना बचाव करेंगे, तो जाहिर सी बात है। 46 million girls went missing in India. तो 1 in 9 फीमेल्स below एज ऑफ 5 डाई ड्यू टू पोस्ट नाइटल सेक्स सिलेक्शन रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट सामने आई है यूनाइटेड नेशन UNFPA की, यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें बताया गया है कि लगभग 460 लाख बच्चियां जो हैं भारत में मिसिंग हैं। मिसिंग होने का मतलब क्या है, वो जन्म तो लेती हैं लेकिन पूरा जीवन अपना नहीं बिता पाती हैं। तो क्या है कि जो फीमेल चाइल्ड होता है उनके अगेंस्ट में बायस होता है। लोग जो है इस समाज में मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसकी वजह से जो फीमेल चाइल्ड होती है उनकी केयर कम होती है। तो ऐसा होता है कि जो 5 साल से कम महिलाएं, 5 साल से जो कम फीमेल बच्चियां होती हैं, वो अक्सर देखा गया है कि जो है उनकी केयर भी कम होती है, मेडिकल केयर कम होती है, उनका खान पान का न्यूट्रिशन ये सब कम होता है। तो उनकी देखा गया कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो फीमेल्स की ज़्यादा होती है। तो उसी केस बताया जा रहा है कि इंडिया में, आप इस चित्र को देख रहे होंगे, इंडिया में जो है फीमेल मोर्टेलिटी कितना है 5 ईयर्स बिलो 13.5 है, यानी सबसे ज़्यादा है, विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो ये एक चिंता की बात बताई गई है। वर्ल्ड बैंक ओकेज फंड फॉर नमामि गंगे। तो नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट चलता है जिसके तहत गंगा नदी को साफ सफाई की जाएगी, उसके आसपास का साफ सफाई की जाएगी, गंगा को अविरल और जो है स्वच्छ बनाने का उद्देश्य रखा गया है। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने 5 साल के लिए अतिरिक्त 3000 करोड़ रुपए का लोन ग्रांट किया है। तो ये चीज़ जो है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। अगली न्यूज़ है गिलानी एडमिटेड फेलियर जम्मू एंड कश्मीर DGP। तो सैयद अली गिलानी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आपका जो है हुर्रियत समूह था, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस था, उससे उन्होंने त्यागपत्र दिया था, इस्तीफ़ा दिया था। उसके बाद जो है कमेंट आया जम्मू एंड कश्मीर DGP का, उन्होंने कहा है कि जो सैयद अली गिलानी थी, इन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा है, इनको अब विश्वास हो गया, इनको समझ आ गया कि अब जो है जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाने का या अलग देश बनाने की मांग करे, तो ये वायबल नहीं था। जम्मू कश्मीर भारत का ही अंग है, यही इनको सबको अपनाना चाहिए, तो ये उन्होंने कहा है। अगली न्यूज़ है प्रोडक्ट शुड डिस्प्ले कंट्री ऑफ ओरिजिन, ई-कॉमर्स वेबसाइट शुड बी ट्रांसपेरेंट सेज पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट। तो एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिससे कहा गया है कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं,
इनको भी कंपलसरी कर देना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट ये बेचते हैं उसमें ये मेंशन करें कि प्रोडक्ट कहाँ पे बना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन इस पैमाने को मेंशन करें, यानी कि चाइना में बना है कि इंडिया में बना है, ताकि जो इंडियन कस्टमर्स है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। क्योंकि बाइकआउट चाइना का एक ट्रेंड चल रहा है, तो अगर हमको पता नहीं रहेगा किस देश का प्रोडक्ट है तो हम कैसे बाइकआउट करेंगे। तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनमें भी दिखाना चाहिए कि प्रोडक्ट किस कंट्री का है, ये चीज़ कंपलसरी कर देना चाहिए। तो ये बात बताई गई है। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ हमारी कुछ तरह है। डिस्पाइट अपोजिशन चाइना पासेज हांगकांग सिक्योरिटी लॉ। तो जो हांगकांग के लिए चाइना जो है एक सिक्योरिटी लॉ पास करने की बात कर रहा है, तो काफ़ी दिनों से हम इसको न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आप जानते भी होंगे। तो जैसे हांगकांग क्या है, 1997 के पहले ब्रिटिश टेरिटरी था। इन 1997 में ब्रिटिश ने जो है इसको चाइना को हैंड ओवर कर दिया, लेकिन बोला कि भाई इसमें यहाँ पे आप डेमोक्रेटिक मीन्स को मेंटेन करोगे, यहाँ पे अपना शासन नहीं करोगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, चाइना ने एक सिक्योरिटी लॉ पास किया है जिसके तहत अब चाइनीज मिलिट्री को, चाइनीज पुलिस को भी अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि हांगकांग के क्षेत्र में जाके काम कर सके, वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी इस्टेब्लिश कर सकें, और फिर कोई केसेज होते हैं तो उसको चाइना में भी वो प्रोसेस कर सकें। तो ये चीज़ बताया गया। इसका काफ़ी अपोजिशन भी हो रहा है, यूएसए भी काफ़ी अपोजिशन कर रहा है, और यूएसए अब धीरे धीरे उस पर सैंक्शंस भी लगाएगा। जैसे हांगकांग को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देता था यूएसए ट्रेड के मामले में, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जैसे था, इससे उसको प्रेफरेंशियल ट्रेड देता था। अभी वो सब चीज़ें वापस करना स्टार्ट कर दिया है। अगली जो इंडिया श्रीलंका होल टास्क ओवर डेट। तो भारत ने श्रीलंका को लगभग $960 मिलियन डेट दिया था, जिसको ऋण दिया था, जिसको इसी वर्ष श्रीलंका को चुकाना था। तो श्रीलंका ने अपील की थी 3-4 महीने पहले ही कि ऐसा है कि भाई साहब इस समय हम थोड़ा मुश्किल अवस्था में चल रहे हैं, हमको थोड़ा और समय दे दिया जाए। तो उसी पे अभी भारत वार्तालाप करेगा। तो श्रीलंका कई देशों से ऋण ले चुका है, जैसे चीन से लगभग उसने $5 बिलियन का ऋण लिया है, और अभी फिर से $500 मिलियन का ऋण जो है चीन से लेने की बात कर रहा है वो। ये थी हमने देखा न्यूज से संबंधित। अगली जो यूएन राइट्स चीफ स्लैम वायरस रिस्पॉन्स इन चाइना, रसिया एंड यूएस। तो यूनाइटेड नेशंस राइट के जो चीफ हैं उन्होंने जो है कोरोना वायरस से लड़ने का जो प्रक्रिया है चाइना, रसिया और यूएसए में, उसको ठीक नहीं बताया। काफ़ी इसकी आलोचना की कि ये लोग उचित रूप से कदम नहीं उठा पा रहे हैं। अगली न्यूज, पुतिन अर्जेस रशियन टू वोट फॉर स्टेबिलिटी। तो जो व्लादिमीर पुतिन है, इन्होंने 2 कार्यकाल अपना पूरा कर लिया है, तो अगर अब इसके बाद भी ये चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वहाँ के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो रशियंस अभी वोट करेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के लिए कि वो किया जाए कि ना किया जाए। तो अगर वो चेंज कर देते हैं तो 2 कार्यकाल 6-6 वर्ष का पुतिन और चुनाव लड़ सकते हैं। तो पुतिन ने वही जो है निवेदन किया है अपने वोटर्स से, जो वोटिंग हो रही थी, तो वही अपना अपील में बताया है कि अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं रशिया के उसमें, यानी कि तो मैं ही हूँ, मतलब हमको हमारे लिए फिर से वोट करिए ताकि रशिया को एक स्टेबल हम गवर्नमेंट दे सके। अगली जो इंडिया शुड अपोज एनेक्सेशन। तो इसराइल के संबंध में न्यूज है। तो क्या है, इसराइल और फिलिस्तीन विवाद काफ़ी दिन से आप देख रहे होंगे, अक्सर हमेशा चर्चा में रहता है। जब से इसराइल की उत्पत्ति हुई 1947 में, तब से लेकर अभी तक इसराइल फिलिस्तीन विवाद चलता ही आ रहा है। तो फिलिस्तीन जो है, इसराइल और फिलिस्तीन का जो है कंट्री के अस्तित्व से लेकर ही विवाद था। तो वहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं जो इजराइल कंट्रोल में है, कुछ क्षेत्र फिलिस्तीन के कंट्रोल में है। तो इजराइल अभी क्या करना चाह रहा है कि जो फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक टेरिटरी है, तो वहाँ पे जो इजराइल का सेटलमेंट है उसको मिलाना चाहता है अपने देश में, तो यानी एनेक्सेशन का प्लान कर रहा है। तो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के, उन्होंने वादा भी किया था अपने चुनाव में कि जैसे अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है इजरायली टेरिटरी को एक्सटेंड करेंगे और फिलिस्तीन को अपने में एनेक्स कर लेंगे, मिला कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। तो अभी वोटिंग हो रही है और संभवतः कुछ ही दिनों में हो सकता है इसको इम्प्लीमेंटेशन दे। तो जो फिलिस्तीन के हमारे यहाँ फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर हैं हमारे यहाँ भारत में, उन्होंने निवेदन किया है कि जैसे भारत अब 2 वर्ष के लिए कार्यकाल जनवरी 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य का पद भी ग्रहण कर रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये ऐसे मुद्दों को संवेदनशीलता से उठाए और इजराइल पर दबाव बनाए, ऐसा वो ना करे। तो ये बात बताई गई इसमें। अगली न्यूज है, म्यांमार फाइंड्स सोल्जर्स गिल्टी ऑफ एट्रोसिटीज़। तो म्यांमार में एक रोहिंग्या क्राइसिस आई थी 2017 में। क्या हुआ था, म्यांमार की आर्मीज़ ने वहाँ पे जो रोहिंग्या लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको रोहिंग्या कहते हैं, तो उन पे काफ़ी मतलब अत्याचार किए थे, जिसकी वजह बाद से 7.5 लाख रोहिंग्या म्यांमार को छोड़ के बांग्लादेश भाग गए थे। तो ये रोहिंग्या अब तक की सबसे बड़ी जो है मतलब माइग्रेंट क्राइसिस है, प्रवासी समस्या है। तो उसके लिए अभी कुछ सोल्जर्स को म्यांमार के जो वहाँ का कोर्ट है, मिलिट्री ऑफिसर कोर्ट है, उसने अभी उनको पनिश किया है, ये बात बताई जा रही है।
अगली जो EU ओपन्स बॉर्डर्स टू सेफ कंट्रीज, जो यूरोपियन यूनियन है तो वो जो भी यूरोप में ऐसे सेफ कंट्रीज जो कोरोना वायरस को देखते हुए तो अभी एक दूसरे का बॉर्डर को थोड़ा सा रिलैक्स किया है, ढीला किया है। अगली जो एक्सटर्नल डेट राइजेज टू $15.5 बिलियन टू $558.5 बिलियन इन मार्च। तो अभी जो है जो भारत का एक्सटर्नल डेट है यानी कि विदेशी ऋण है भारत का, वो $558.5 बिलियन हो गया है। तो विदेशी ऋण का मतलब ये मत समझिएगा केवल जो भारत सरकार का ऋण है, इसमें भारत सरकार का भी ऋण शामिल है और जो कॉमर्शियल बोरोइंग है, जैसे कोई भी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस कंपनी, इसने बाहर ऋण लिया है या फिर कोई ऐसी कंपनी, सारी कंपनियां शामिल है। तो अभी ये आंकड़े आए हैं तो इसमें ये बताया गया है कि भारत का विदेशी ऋण काफ़ी बढ़ा है अभी। करंट अकाउंट सीज अ स्मॉल सरप्लस एज ट्रेड डेफिसिट सिंक्स। तो करंट अकाउंट में अभी थोड़ा सा पॉजिटिव वो देखा गया है, यानी पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो करंट अकाउंट क्या होता है, तो भारत सरकार ने कितना इंपोर्ट किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है और कितना जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है और कितने भारत से इन्वेस्टमेंट गई है, यानी कि उस वर्ष में कितना पैसा आया है, टोटल मिला के कितना पैसा गया है। तो जो ये अकाउंट है इसको करंट अकाउंट कहते हैं। तो अभी क्या हुआ है, देखो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में तो ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन सर्विसेज के सेक्टर में हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हमारे यहाँ अट्रैक्ट होती है, बजाय कि इन्वेस्टमेंट जितना हमारे यहाँ जाती है उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आती है। और उसके बाद जो रेमिटेंसेज की बात है, रेमिटेंस का मतलब जैसे हमारे यहाँ से जो भी वर्कर्स या फिर जो भी एम्प्लॉय जाते हैं दूसरे देश में, तो वो वहाँ पर जाते हैं तो वेतन कमाते हैं, वेतन वो अपना फिर भारत में भेजते हैं। तो ये सारे अकाउंट्स करंट अकाउंट में काउंट होते हैं। तो करंट अकाउंट सरप्लस में है इस वर्ष हम, यानी कि करंट अकाउंट पॉजिटिव टेरिटरी में है, ये बात बताई गई इसमें। अगली जो फिजिकल डेफिसिट एट 58.6% ऑफ टारगेट इन 2 मंथ्स। तो जो राजकोषीय घाटा है वो जो पूरे वर्ष का टारगेट रखा गया था उसका लगभग 58% टारगेट जो है 2 ही महीने में पूर्ण हो गया है। तो जैसे आपका 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हो जाता है, तो अप्रैल मई जून जो है आपका जो है अप्रैल मई के जब आंकड़े आए देखिए उसमें जैसे पता ये बताया जा रहा है कि जो पूरे वर्ष भर के आंकड़े थे उसका लगभग 58% आंकड़ा हमने अभी 2 ही महीने में टच कर लिया है, यानी कि वित्तीय राजकोषीय घाटा हो गया है। तो राजकोषीय घाटा का मतलब क्या है, जो राज्य का कोष है यानी कि जो कंट्री का कोष है उसमें कितना रुपए आया, यानी अर्निंग कितनी हुई, कमाई कितनी हुई कंट्री की टैक्सेस के माध्यम से और सभी आय के माध्यम से, और कितना व्यय हुआ। तो आय और व्यय में जो अंतर होता है, तो अगर जो है हमारा व्यय आय से ज़्यादा है तो वो घाटा होता है। तो वही उसी प्रकार जो राजकोष में जो है घाटा हुआ है उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा होता है, क्योंकि देखिए जो डेवलपिंग कंट्री होती है अपनी आय से ज़्यादा खर्च करती है, क्योंकि उसे उसके पास समय कम होता है, जल्दी से जल्दी इसको डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना होता है, लोगों को सर्विसेज अवेलेबल करानी होती है, तो इसलिए वो लोन लेकर भी लोगों को सर्विसेज अवेल कराती हैं और हमेशा उसका व्यय ज़्यादा ही रहता है। अक्सर ऐसा देखा है डेवलपिंग कंट्रीज़ का बजट हमेशा डेफिसिट में रहता है। तो ये राजकोषीय घाटा है। तो हर वर्ष एक टारगेट रखा जाता है कि भाई इससे ज़्यादा राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। तो जो टारगेट रखा गया था उसका 58% टारगेट 2 ही महीने में पूरा हो गया है। तो ये बात हमने जाना कि राजकोषीय घाटा क्या है, ये चीज़। US स्टेट डिपार्टमेंट सेज इट इज़ इट्स 5G लिस्ट नॉट फॉर प्रमोटिंग एनी फर्म्स। तो यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने एक लिस्ट जारी की है कि जो 5G इम्प्लीमेंटेशन होगा उसमें कुछ कंपनियों को नहीं रखा जाएगा, कि जो इल कंपनियां हैं, गलत जो है कंपनियां हैं, गलत मानकों वाली, उनका उसका उद्देश्य मेन था कि जो चाइनीज़ कंपनी है वो 5G टेंडर में ना पा सके। उसमें हमारी भारत की जैसे जियो कंपनीज़ हैं वो सब भी शामिल है। तो ये बात उसमें बताई गई है कि ये ऐसी फर्म्स हैं किसी फर्म्स को प्रमोट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो गलत मानकों पे हैं या फिर जो अपने मानक उचित नहीं रखते हैं उन कंपनियों को बाहर करने का उद्देश्य है। तो मेनली इनडायरेक्टली ये हुawei जैसी कंपनी की, चाइनीज़ कंपनी को बाहर रखना चाहते हैं। तो इसमें हमारी जियो कंपनी भी शामिल है जिसको जो है यूएस से अच्छी कंपनी में मानता है। अगली न्यूज़ है बैंक सैंक्शन 1 लाख करोड़ लोन्स टू 30 लाख MSMEs। तो जो है जो हमारा प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया था जिसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उसके तहत 3 लाख करोड़ का स्मॉल MSMEs को लोन देना था। उसके तहत बैंकों ने 1 लाख करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया है 30 लाख MSMEs को, और 45,860 करोड़ अभी डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जा चुका है 26 जून तक। तो ये आंकड़े अभी सामने आए हैं हमारे। लार्सन एंड टर्बो डिस्पैचेज अ क्रायोस्टेट लीड फॉर $20 बिलियन ग्लोबल फ्यूजन प्रोजेक्ट। तो फ्रांस एक जो है विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर लगा रहा है, यानी जो न्यूक्लियर ऊर्जा से मतलब उससे न्यूक्लियर एलिमेंट से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा फ्रांस। तो जब न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है तो बहुत तेज़ ऊष्मा का भी जो है मतलब निकलती है, तो उतनी ऊष्मा
जो है वो जो उसका सेटअप रहेगा उसको झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए, तो इसलिए एक ऐसा यंत्र लगाया था क्रायोस्टेट, यानी कि जो उसको ठंडा कर सके। तो ये हमारी भारतीय कंपनी, भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी है लार्सन एंड टर्बो। तो जो क्रायोस्टेट लिड है, यानी कि ढक्कन उसके ऊपर लगाया जाता है रिएक्टर के ऊपर, जो उसको ठंडा कर सके पूरे सिस्टम को, तो वो क्रायोस्टेट लिड हमारे लार्सन एंड टर्बो ने डेवलप किया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि ये विश्व का मतलब इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में हमारी इंजीनियरिंग कंपनी ने काफ़ी हेल्प किया, ये चीज़ बात बताई गई इसमें। और अगली न्यूज है, प्लांट थॉट टू बी एक्सटेंड फॉर मोर देन 135 ईयर्स फाउंड इन सिक्किम हिमालयस। तो एक पौधा जिसको माना जा रहा था कि 135 पिछले 135 वर्ष से माना जा रहा था कि जो एक्सटेंट हो चुका है, अब जो है विलुप्त हो चुका है, उसको जो है जो बॉटनिस्ट है उन्होंने सिक्किम हिमालयाज में पाया। तो जैसे इसका नाम क्या है, प्लांट का चित्र देख रहे होंगे, ये प्लांट है ऐसे, इसको डांसिंग लेडीज़ या स्वान फ्लावर्स भी कहते हैं। ये तीस्ता रिवर वैली में पाया गया है। इसका जो साइंटिफिक नाम है ग्लोबा एंडरसोनी। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इससे संबंधित प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। पीएम गरीब कल्याण योजना किससे संबंधित है? गरीब किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराना, मुफ्त खाद्यान्न व दाल उपलब्ध कराना, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वरकाई समुदाय में किसकी पूजा होती है? विष्णु, शिव, विठोबा, उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? 60, 70, 72, 76। निम्न में से कौन सा कोर सेक्टर उद्योग नहीं है? कोयला, बिजली, ऑटो उद्योग, सीमेंट। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।